हाय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सभी का एग्जाम है। आप लोगों को पता है कि बहुत ही जल्द आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। इसी को देखते हुए मैंने आप लोगों का एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पूछा गया होने के साथ साथ ये जी सेट जी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो सेट ए में, बी में, सी में, डी में ई तक पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये में पूछने की 100% संभावना होती है। मतलब कि अगर ये सेट करके जाते हैं तो 100% आप आराम से पास हो जाते हैं बिना पढ़े भी। ठीक है, हाँ, इतना क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, आपने ये समझ लिया। अब आगे समझते हैं। आगे क्या समझना है भाई? ये आपका ही है एग्जाम, और ये आप सभी को पता है कि आपका ये जो कोट है 326 है। ये कोट तो आपको पता है। ठीक है, और ये जो हो रहा है आपका एनुअल एग्जाम हो रहा है। ठीक है, यानी कि वार्षिक एग्जाम। और आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, क्या है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, अर्थशास्त्र के स्टूडेंट्स हैं। इस सब्जेक्ट का आप क्या करेंगे, एग्जाम देंगे, है ना? फर्स्ट आर्ट्स रखे हैं। अब आगे देखिए, कुल प्रश्न में से 130 और 8 प्रश्न अलग रहेंगे, मतलब कि 138 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। जिसमें से 100 जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 100 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न होंगे आपके ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 100 प्रश्न जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे। और 100 प्रश्न में से आपको 50 प्रश्न का जवाब देना होगा। मतलब कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनमें से आपको 50 ही क्वेश्चन का जवाब देना। बताओ, 100 में से सिर्फ 50 का जवाब देना नहीं दे पाएंगे अगर सही से तैयारी करेंगे तो, है कि नहीं? इसीलिए जल्दी से जल्दी तैयारी कीजिए। उसके बाद आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन ना, 100 क्वेश्चन के बाद फिर 30 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना है। और प्रत्येक क्वेश्चन में 2 नंबर मिलेंगे, तो यानी 30 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर आप आगे देखें। आगे जो है आपका 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आपको मिलेंगे वो 5 नंबर में रहेंगे। और 8 क्वेश्चन में से आपको ओनली 4 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। समझ में आ गया? चलो, अब आगे थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे आपके जो एग्जाम होंगे 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होंगे। ठीक है, ये सब पता है आपको। टोटल मार्क्स 100 होगा, ये सब भी आपको पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप आगे देखिए। चलो ये देखिए, यहीं पे देखिए ध्यान से। यह प्रश्न पुस्तिका को 2 खंडों में विभाजित किया गया है, जैसे कि खंड अ और खंड ब। अब आगे पढ़िए। आगे क्या है, जब भी एग्जाम देने जाए ना, ये सब चीज को ध्यान में रखा करें। खंड अ में आपको 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव दे जाएंगे। ठीक है, किन्हीं 50 प्रश्नों को जवाब देना है। ठीक है, ये सब आपको देखना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। फिर आगे देखो, और उससे एक भी अधिक, जैसे मान के चलो 50 क्वेश्चन हमको पूछे गए, जवाब देना है। तो 100 में से अगर आप 60 का जवाब देंगे, लेकिन आपका वो 10 नंबर नहीं मिलने वाला। आप 60 का भी दें या 70 क्वेश्चन का जवाब दें, आपको मिलेगा 50 नंबर ही। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पे, फिर आपका खंड ब में जो पूछा जाएगा, देख सकते हैं। खंड ब में आपका 30 लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 अंक इसमें मिलेंगे। और किन्हीं 15 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन का जवाब देना है खंड ब में से। ठीक है, उसके बाद फिर आपको 8 दीर्घ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 5 अंक मिलेंगे, और 4 प्रश्न का ही जवाब देना है। इतना समझ गए? अब हम लोग आगे इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना है एक एक पॉइंट को। अब आगे देखिए, अब हम लोग जो करने वाले हैं, सेक्शन ए करने वाले हैं। सेक्शन ए में जो है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है। इन 100 क्वेश्चन को पूरा देखेंगे, सभी प्रश्न को देखेंगे, सभी प्रश्न का आंसर जानेंगे। ठीक है, आंसर समझेंगे, ताकि हमें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो एग्जाम के लिए। समझ में आ गया? इसलिए सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे ताकि याद रहे। तो आप लोग अपना अपना कॉपी लीजिए, है ना, कॉपी कलम लीजिए, और ये क्वेश्चन आंसर लिखते चलें धड़ाधड़, फटाफट फटाफट। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम का तैयारी करना है, जम के तैयारी करना है।
चलिए इस तरह से, और आप चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। जब तक एग्जाम चलेगा तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, इसीलिए मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें स्टूडेंट्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कई अधिमान वक्र के समूह को क्या कहते हैं? कई अधिमान वक्र के समूह को हम लोग अंधिमान मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधिमान मंडल। ठीक है, अंधिमान मानचित्र नहीं कहते हैं। चलो आगे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों का ग्राफीय निरूपण निरूपण जो कि उपभोक्ता का को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? फिर से एक बार प्रश्न प्रश्न को पढ़ लीजिए, ठीक है, सेटिस्फेक्शन के लिए। दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों का ग्राफीय निरूपण जो कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाएगा समान तुष्टि, है ना, समान तुष्टि गुण वक्र। ओके, ये आप लोग जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अनधिमान क्या है आपका? देख लीजिए, अनधिमान वक्र की सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है? तो अनधिमान वक्र की सीमांत जब पूछा जाएगा ना, तो ये होता आपका ह्रासमान। ठीक है, ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा अनधिमान वक्र को क्या करती है? तो ये देखो, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो। उपभोक्ता इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा अनधिमान वक्र को क्या कहती है? क्वेश्चन नंबर जो कि 4 में जो है, ये जो कह रहा है कि क्या करती है, तो वो स्पर्श करती है ना। वो जो करती है इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा को, बजट रेखा अनधिमान वक्र को क्या करती है? स्पर्श कर लेती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। मांग वक्र की ढाल क्या होती है? देखिए, मांग वक्र की जो ढाल होती है वो ऋणात्मक होती है, ये याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सामान्य वस्तु की मांग सामान्य वस्तु की मांग आय में वृद्धि के साथ क्या होगी? सामान्य वस्तु में वस्तु की जो मांग वृद्धि के जो साथ होगी वो होगी, बढ़ेगी, है ना। समझ में आ गया? सामान्य वस्तु जब भी हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस समय जो मांग आय में वृद्धि होगी, तो इनके साथ जो होगी सामान्य वस्तु की जो मांग होगी वो बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बढ़े, सॉरी सी में लग गया, छोड़े छोड़े, ई नंबर, है ना, ए नंबर रे, सॉरी। चलो, बढ़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। बाजार मांग वक्र अलग व्यक्तियों के मांग वक्र का क्या होता है? तो वो योग भी होता है और समस्तरीय संकलन भी होता है। ऑप्शन नंबर डी में जो है कि वो सही जवाब है, ए और बी दोनों। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वस्तु की मांग वक्र ऊर्ध्वाधर हो, मतलब ऐसे हो, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस तरह से हो, तो कहने का मतलब क्या है? ध्यान से समझो। ऊर्ध्वाधर हो तो मांग की जो लोच है वो ईडी क्या होगी, ये आपको बताना है। तो क्या होगी? ऑप्शन नंबर ईडी, ये जो अनंत तक इसका है, ईडी इक्वल जो होगा वो अनंत के बराबर होगा। यही तो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। एक रैखिक मांग वक्र जिस बिंदु पर एक्स अक्ष को काटता है वह मांग की लोच का मान क्या होता है? तो वो जो होता है मांग की लोच का मान, याद रखना, क्वेश्चन नंबर 9 है। मांग की लोच का जो मान होता है, भाई देखो ध्यान से क्वेश्चन समझो पहले। अ, ऐसे और ऐसे, है ना। तो अब मान लो कि कोई यहाँ पे काटेगा, ठीक है, कोई मांग यहाँ पे काटेगा, ऐसे करके गया, इतना मांग हुआ और ये काटा, ठीक है। तो मांग तभी सेटिस्फेक्शन होगा जब मान लो कि यहाँ पे हम लोग का 5 है, ठीक है, यहाँ पे 5 है और ये जो है आगे ये भी 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा, मतलब कि 5 डिमांड है और 5 पूरा भी हो रहा है। तो मांग की लोच इक्वल ना हो जाएगा 5-5, ठीक है। मतलब जितना डिमांड था उतना उनको दे दिया गया। सो जिसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मांग वक्र का समीकरण P इंटू क्यू इज इक्वल टू ई, जहां P मूल्य है, Q मात्रा और E स्थिर है। इस मांग वक्र का क्या आकार होगा? तो ये आपको बताना है। देखो स्टूडेंट्स, 10 नंबर का जो कि ध्यान से समझना है, P और Q इक्वल टू E है ना। P और Q क्या है? E है। और P मूल्य भी है, Q मात्रा है, E स्थिर है। तो इस मांग वक्र का जो आकार होगा वो कैसा होगा, ये सही सही आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, ये जो होगा P और Q मूल्य और मात्रा, और E आपका स्थिर है। तो E जब स्थिर हो तो वो एक, हाँ, ई जब भी ई स्थिर हो, ध्यान से रखना, ध्यान से, वो सीधी रेखा में आपका होगा। ठीक है, किस में होगा? सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अर्थव्यवस्था किसका उत्पादन करती है? वस्तुओं का, सेवाओं का, या लाभ का, या ए बी दोनों? तो अर्थव्यवस्था में याद रखना, हमेशा आपका जो होगा वस्तुओं का वस्तुओं का उत्पादन करेगा और सेवाओं का उत्पादन करेगा। लाभ के लिए सिर्फ नहीं, देखो लाभ का माना होता भाई और भी कई तरीके हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था मतलब हमारी जरूरत के सामान बेचे जा रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर आपका ए भी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। इस तरह से ए बी यहाँ पर दिख रहा है, डी नंबर आपका राइट आंसर। राइट आंसर। मूल्य निर्धारण एवं उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो स्टूडेंट, वर्ष 1929 से 1933 के बीच एनवा अमेरिका वासी में कितने बेरोजगार थे? तो 4 बेरोजगार थे। ठीक है, चौथा स्टूडेंट यहाँ देखो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है क्या? है ना, तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप किसके हाथों में होता है? तो पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है पूंजीवादियों के पास। ठीक है, पूंजीवादी उद्यमियों के पास। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता संबंधी निर्णय किस क्षेत्रक द्वारा लिए जाते हैं? तो ये व्यापारिक क्षेत्रक द्वारा लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निर्यात में किस देश द्वारा वस्तु डैश विदेश से क्रय होते हैं? ध्यान से देखो, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना होता है। क्वेश्चन है, निर्यात में क्या, निर्यात में किसी देश द्वारा वस्तु, तो निर्यात मतलब कि हमारे देश से दूसरे देश जा रहे हैं, तो दूसरे देश क्या होता है भाई? विदेश से क्रय किया जाता है? नहीं, विदेश से क्रय नहीं किया जाता है, विदेश से विक्रय किया जाता है। पूंजी देश में आमंत्रित किया जाता है? नहीं, विदेश में विक्रय किया जाता है। जब भी यहाँ से निर्यात होगा, तो ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर। जब भी यहाँ से निर्यात होगा तो विदेश में विक्रय होगा। जब विदेश के लोग हमारे देश के सामान को खरीदेंगे, तो ये यहाँ का निर्यात हो जाएगा इस देश का। समझ में आ गया? तो विदेश में विक्रय किया जाता है। समझ में आ रहा है कुछ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्पादन में किस संसाधन के आय को लाभ कहते हैं? उत्पादन में किस संसाधन के आय को लाभ कहते हैं? तो उत्पादन में जो लाभ होता है, उत्पादन में लाभ कहाँ से होता है? श्रम से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उत्पादन तो हम लोग करेंगे, अगर श्रम नहीं करेंगे हमें लाभ कभी नहीं प्राप्त होगा। है ना, उत्पादन हम कर देंगे लेकिन श्रम नहीं करेंगे, खाली पूंजी लगा देंगे, छोड़ देंगे, हम लाभ हो जाएगा? नो नो नो, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो लाभ नहीं होने वाला। श्रम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, किस देश में पूंजीवादी क्षेत्र के अलावा राज्य भी अर्थव्यवस्था में भूमिका निर्वाह करती है? तो बताओ, विकसित देश होगा या विकासशील देश होगा? स्टूडेंट जल्दी जवाब दो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, विकासशील देश। ठीक है, विकासशील देश। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, वह वस्तु जो अल्पकालिक उपभोक्ता से नष्ट नहीं होती क्या कहलाती है?
देखो क्या अल्पकालिक मतलब कि कम, अल्प मतलब कम, है ना? उस उपभोग से नष्ट नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? जल्दी जवाब दो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 का। तो ये आपका हो जाएगा टिकाऊ वस्तु, है ना? टिकाऊ वस्तु हो गया। कैसे? मतलब देखो, अल्पकाल मतलब अभी यूज हो गया, फिर आने वाला समय में भी यूज हो जाएगा, ठीक है? अल्पकाल में यूज हो गया ना, अब करने से फिर बाद में भी हम यूज करेंगे, क्योंकि तब बाद में भी क्या नष्ट नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा टिकाऊ वस्तु। समझ में आ गया तभी ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दोहरी गणना की समस्या में किस वस्तु की गणना दो बार की जाती है, दो बार हो जाती है? तो ये आपको बताना है, ठीक है? फिर से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि दोहरी गणना की समस्या में किस वस्तु की गणना दो बार हो जाती है? तो ध्यान में रखें, ऐसा जब भी क्वेश्चन हो याद रखना कि दोहरी गणना में जिस वस्तु की गणना दो बार होती है वो होती है पूंजीगत वस्तु, ठीक है? कौन वस्तु? पूंजीगत वस्तु। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग 21। जब बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? पूर्ति बाजार मांग के जब बराबर हो जाए तो इसको हम लोग संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? संतुलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। बिस्कुट का बाजार किस प्रकार का बाजार है? एकाधिकार या एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा या अल्पाधिकार या पूर्ण प्रतियोगिता? देखो बिस्कुट का जो बाजार है वो होता है भाई एकाधिकार प्रतिस्पर्धा होता है, ठीक है? एकाधिकार तो होता ही होता है, लेकिन एकाधिकार के साथ एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स? चलो, संतुलन मूल्य के अधिक किसी मूल्य पर मांग डी को अपेक्षा एस क्या होगी? संतुलन में डी की अपेक्षा एस क्या होगी? तो ये आपको बताना है। संतुलन में फिर से समझो, एस क्या भाई आपका? एस है आपका पूर्ति, और डी क्या है भाई? डी है आपका मांग। मतलब कि संतुलन मूल्य से अधिक, जब संतुलन मूल्य से अधिक, है ना, डी की बात किया जाए तो उसमें से एस से क्या होगा? एस से बड़ा होगा डी, ठीक है? मतलब कि पूर्ति डिमांड से अधिक हो रहा है, पूर्ति डिमांड से अधिक हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, ठीक है? चलो, किसी स्थिति में संतुलन की तथा मात्रा में परिवर्तन की दिशा एक होती है तो ये क्या कहलाता है? बताना है। जब मांग वक्र दाहिने शिफ्ट होता है, जब पूर्ति वक्र दाहिने शिफ्ट होता है, जब पूर्ति वक्र बाएं शिफ्ट होता है, या इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर देख लो फिर से देखो क्वेश्चन। किसी स्थिति में संतुलन कीमत की मात्रा में परिवर्तन की दिशा, जब संतुलन की मात्रा में परिवर्तन की दिशा होगा तो वह वक्र बाएं की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? किस में होगा? बाएं की ओर शिफ्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखो 25। राशन की दुकान में मिलने वाला गेहूं किसका उदाहरण है? उच्चतम निर्धारित कीमत का, निम्नतम निर्धारित कीमत का, संतुलन कीमत का, या इनमें से कोई नहीं? तो आप बताओ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ध्यान से देखो, आपका एक ऑप्शन है यहाँ पे निम्नतम निर्धारित कीमत का। तो राशन की दुकान में मिलने वाला जो गेहूं होता है वो होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से रखना, याद रखना, निम्नतम निर्धारित कीमत। फर्मों का बाजार में प्रवेश और बहिर्गमन कब रुकेगा? जब फर्मों में अधिक समान लाभ अर्जित कर रही होगी, जब फर्में समान लाभ अर्जित कर रही है, जब फर्मों को हानि हो रही होगी, या इनमें से कोई नहीं? तो आप बताओ क्या होगा? जब फर्में को सामान्य लाभ होगा तब ऐसा सिचुएशन आएगा, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नतम निर्धारित कीमत इस नीति से किसकी समस्या उत्पन्न होती है? निम्नतम निर्धारित कीमत नीति से किसकी समस्या उत्पन्न होती है? तो ये याद रखना स्टूडेंट्स, अधिपूर्ति की। किसकी? अधिपूर्ति की। ऐसा बाजार जिसमें ऐसा बाजार जिसमें उपभोक्ता और फर्म दोनों क्या कर रहा है? कीमत स्वीकार करता हो, क्या कहलाता है? ऐसा बाजार जिसमें उपभोक्ता और फर्म दोनों कीमत स्वीकार करता है हो, तो क्या कहलाता हो? तो वो कहलाता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा। क्या कहलाता है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा। दो विक्रेता किस प्रकार के बाजार की विशेष स्थिति है? दो विक्रेता किस प्रकार के बाजार की
विशेष स्थिति है वो है स्टूडेंट्स, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अल्पाधिकार का। ठीक है, नेक्स्ट, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा किसके कारण उत्पन्न होती है? तो 30 नंबर में देख लो क्वेश्चन ध्यान से। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा किसके कारण उत्पन्न होती है? तो स्टूडेंट्स सजातीय वस्तु के कारण, है ना। चलो, निम्न में कौन सेवाओं की श्रेणी में आता है? तो जलपानगिरी है, ये सेवा है, बीमा सेवा है, कोचिंग सेवा है, इनमें से सभी सेवा है। ठीक है, कोचिंग भी आपके लिए भाई पढ़ाते हैं तभी तो आगे बढ़ते हैं, जलपानगिरी कराते हैं तभी तो। और डी नंबर भी इसका सही है स्टूडेंट्स, सेवा में यही आते हैं, डी नंबर सभी तो आते हैं इनमें से। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो, निम्न में कौन व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन कर रहा होता है? देखो, अध्यापक उत्पादन करता है वस्तुओं का, नो नो नो। खिलाड़ी उत्पादन करता है वस्तुओं का, नो नो नो। कवि उत्पादन करता है वस्तुओं का, नो नो। बुनकर ही बुन के क्या करते हैं? उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीमित संसाधनों का विनिधान क्या होगा? सीमित संसाधनों का विनिधान क्या होगा? जल्दी जवाब दो स्टूडेंट्स। किसी कंपनी की केंद्रीय समस्या, किसी व्यक्ति की केंद्रीय समस्या, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। ये अर्थशास्त्र में वैसे भी तो ये आंसर दिख रहा है ना, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है कि स्टूडेंट, याद आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसे आर्थिक लागत की संज्ञा दी गई है? निम्न में किसे आर्थिक लागत की संज्ञा दी गई है? तो वो है आर्थिक लागत। कौन सी? आर्थिक लागत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाजार अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए कि इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका जो निर्णय करता है स्टूडेंट्स, ध्यान से याद रखना, इसका जो निर्णय करता है वो करता है स्टूडेंट्स बाजार तंत्र। ठीक है, कौन करता है? बाजार तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजार शब्द, क्वेश्चन क्या है देखो, बाजार शब्द का आशय किससे है? तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है, स्थान से, चौक से, स्थान से, चौक, जैसे चौक, स्थानीय बाजार आदि। मध्यम जिसके द्वारा क्रेता विक्रेता संपर्क में हो, जैसे फोन। उसके बाद फिर क्या? ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या होगा? बी, मध्यम जिसके द्वारा क्रेता विक्रेता संपर्क में हो, जैसे फोन। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है स्टूडेंट्स? भारत में जो है कि हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, कौन सा अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। वस्तु की जो मांग है, वस्तु की मांग पूर्ति से उसके मूल्य का निर्धारण किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? सकारात्मक अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, किसके द्वारा हो जाएगा? देखो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, दो आंसर सही दिख रहा है ना, सकारात्मक अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। इस तरह से ए और बी दोनों। किस अर्थव्यवस्था में पूरी अर्थव्यवस्था की सुख समृद्धि के लिए संसाधनों का विनिधान होता है? तो ये जो आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स, बजट रेखा के समीकरण P1x1 प्लस P2x2 इक्वल टू M में P1 P2 क्या है? तो ये बताना है P1 P2 क्या है, बताना है P1 P2 क्या है। तो स्टूडेंट्स P1 जो P2 जो है वो है वस्तु एवं वस्तु वन और वस्तु टू के मूल्य, वस्तु वन और वस्तु टू की मूल्य है। ठीक है, प्राइस ही है ना दोनों के। चलो आगे देखते हैं, निम्न में से किस चर को एक समयावधि के लिए परिभाषित किया जाता है? आय, निवेश, उपभोग, इनमें सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट, निवेश। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है ना? तो कौन पूंजी अर्थव्यवस्था की? भवन है क्या? कार्यालय का स्थान है क्या? सड़क हेतु हवाई अड्डा है क्या? इनमें से सभी है, क्या है? जल्दी जवाब दो इसका स्टूडेंट्स, जल्दी जवाब दो, इनमें से सभी है, क्या है? अर्थव्यवस्था की पूंजी भवन भी है, अर्थव्यवस्था की कार्यालय का स्थान भी है ना, सड़क भी है। चलो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट के समायोजन को क्या कहते हैं? सकल निवेश, निवल निवेश, मूल्य ह्रास, या देखो जब टूट फूट होता है ना, तो उसमें तो हमें मूल्य की ह्रास हो जाता है, कोई सामान खरीदते हैं वो टूट जाता है, तो जो मूल्य का खरीदे हैं तो उसमें तो ह्रास हो गया, मतलब कमी आ गई, है ना, हमें नुकसान हुआ।
तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा 43 नंबर, स्टूडेंट्स याद रखना ये मूल्यह्रास होगा। पूंजीगत वस्तु का क्रय कौन करता है? पूंजीगत वस्तुओं का जो क्रय करता है वो कहलाता है स्टूडेंट्स, क्या कहलाता है? उपभोक्ता भी कह सकते हैं उसे, व्यापारी भी कह सकते हैं, उद्यमी भी कह सकते हैं, इनमें से सभी। किसी व्यक्ति के पास वस्तुओं को खरीदने की क्षमता किससे आती है? पूंजी से आती है, आय से आती है, या भूमि से आती है, या इनमें से सभी? अब बताओ किससे आती है? तो पूंजी नहीं रहेगा तो वो कोई वस्तु खरीदेगा नहीं, खरीदेगा तो पूंजी से आती है। सरल अर्थव्यवस्था के आय वर्तुल प्रवाह में उत्पादन के कारकों को की मांग कौन करता है? परिवार क्षेत्रक, व्यापार क्षेत्रक, विदेश क्षेत्रक, इनमें से कोई नहीं। कौन करता है? ये इसमें करता है व्यापार क्षेत्रक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अर्थव्यवस्था में परिवार क्षेत्रक द्वारा किए गए व्यय को क्या कहते हैं? निवेश व्यय, उपभोग व्यय, आयात व्यय, या निर्यात व्यय? क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, बोलो। इसमें कहेंगे हम लोग उपभोग व्यय, ठीक है, परिवार के द्वारा अगर हो जाए तो। उसके बाद फर्म उत्पादन प्रक्रम में कैसी वस्तुओं का उपभोक्ता होती है? फर्म उत्पादन प्रक्रम में कैसी वस्तुओं का उपभोग करती है? तो स्टूडेंट्स फर्म जो हमेशा है ना, वो कच्चे माल की क्या करती है? उपभोग करती है, ठीक है। सकल मूल्य वर्धित ए, निवल मूल्य वर्धित, यहाँ ए क्या है? मूल्यह्रास है, या मूल्य वर्धित है, या फर्म की बिक्री है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये स्टूडेंट्स मूल्यह्रास है, ठीक है, क्या है? मूल्यह्रास। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं स्टूडेंट्स। मौद्रिक सकल घरेलू उत्पादन की गणना किन मूल्यों पर की जाती है? तो आपको जवाब देना है वर्तमान मूल्य, वर्तमान कीमतों पर, आधार वर्ष कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर, या इनमें से सभी। आप सभी जवाब देंगे तो सही जवाब आपका होगा आधार वर्ष कीमतों पर। ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, देख सकते हैं। यदि 2023 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किया जा रहा है जिसमें मूल्यों की तुलना 2010 की कीमतों से की जाएगी, तो 2023 एवं 2010 क्रमशः क्या होगा? आधार वर्ष होगा, चालू वर्ष होगा, चालू वर्ष, चालू वर्ष, चालू वर्ष, आधार वर्ष, आधार वर्ष, आधार वर्ष, क्या होगा? आप बताएं। ये होगा चालू वर्ष और आधार वर्ष, क्योंकि यहाँ पे बात क्या हो रहा है, 2023 और 2010 और 2023। तो 2023 2010, 2023 है चालू वर्ष, ठीक है, और 2010 क्या है भाई? आधार वर्ष, इसीलिए चालू वर्ष, आधार वर्ष। ये आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर 2 नंबर, वर्ष 2020 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने में किस वर्ष के मूल्य से तुलना की जाएगी? तो 2020 के उपभोक्ता सूचकांक के लिए कौन सी तुलना की जाएगी? तो ऑप्शन ए है वर्तमान वर्ष, ऑप्शन बी है आधार वर्ष, और ऑप्शन सी है आपका, देख लो, 2023, ऑप्शन डी है 1947। तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका आधार वर्ष, ठीक है। कि 2020 अभी कुछ दिन पहले मतलब 2-3 साल पीछे चले गया ना, इसीलिए। समझ में आ रहा है कुछ? हाल ही के जो साल होंगे वर्तमान, जैसे कि अभी 2024 चल रहा है, 2025 चल रहा है, 2025 और 24 को हम लोग मतलब वर्तमान वर्ष मान सकते हैं, लेकिन 2020 को, 2019 को ये सब आधार वर्ष ही होंगे, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखते हैं। यदि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद उसके सकल राष्ट्र उत्पाद से अधिक हो तो विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय क्या होगी? ऋणात्मक होगी, धनात्मक होगी, शून्य होगी, या इनमें से कोई नहीं होगी? तो आप बताएं इनका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर प्रत्यक्ष कर माइनस जेड। तो यहाँ पे जेड क्या है भाई? ये बताना है। यहाँ पे जेड जो है वो क्या है? तो जेड जो है ना, वो है आपका उत्पादन। जेड क्या है? उत्पादन है। सस्ते दर पर रसोई गैस किसका उदाहरण है? तो सस्ते दर पर रसोई गैस उत्पादन का उदाहरण है, प्रत्यक्ष कर का, अप्रत्यक्ष कर का, या इनमें से कोई नहीं? तो आप इसका जो आंसर दे सकते हैं अप्रत्यक्ष कर का। कम दाम में अगर मिलेगा रसोई गैस तो वो अप्रत्यक्ष हो गया, उसमें टैक्स जो लग रहा है ना, अलग से लग रहा है, ठीक है, पता नहीं चल रहा है टैक्स का, ठीक है। निम्न में से किसकी विनिमय के माध्यम से रूप में सार्वभौमिक स्वीकार्यता है? तो इसका ऑप्शन है 4, बंधपत्र, सोना, भू संपत्ति, और विधिग्राहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स विधिग्राहा, डी नंबर, ठीक है, विधिग्राहा मुद्रा। 57 नंबर देखते हैं हम लोग।
57 नंबर। मूल्य वृद्धि से लेन देन स्वयं व्यवहार के लिए मुद्रा की मांग में क्या परिवर्तन होगा? तो भाई मुद्रा की जो मांग वो बढ़ जाएगा। ठीक है। 58 नंबर देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों में एम आई के जो कि कौन से सही घटक हैं? करेंसी नोट, जिस सिक्के, मांग जमा, डाकघर बचत बैंक में बचत जमा है, और फिर आपके ए और बी दोनों। तो जो देखो भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ति वैकल्पिक के लिए ना भाई, यहाँ पे देखें ये जो आंसर दिख रहा है ना, करेंसी नोट और सिक्के और मांग और जमा, ये दोनों सही है। ठीक है, इसीलिए डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। आवधिक जमा किस खाते में रखा जाता है? आवधिक जमा किस खाते में रखा जाता है? तो चालू खाते में रखा जाता है। ठीक है, हाँ, तो प्याज वाले आ गए। यदि करेंसी सीयू और जमा डीडीयू हो तो करेंसी जमा अनुपात क्या होगा? करेंसी सीयू हो और जमा डीडी हो तो भाई आपका आंसर इसमें क्या होगा? अनुपात में। अनुपात क्या होगा? अनुपात बट्टे से ही तो दिखाते हैं, तो आपका सीयू डीडी। ठीक है, सीयू डीडी ये हो जाएगा रेशियो में। प्रौद्योगिकी प्रगति से फर्म की पूर्ति वक्र किस ओर शिफ्ट करेगी? है ना? तो ये आपका दाहिनी ओर शिफ्ट करेगी। किस ओर? दाहिनी ओर। आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। पढ़ते होंगे ना, बुक पढ़िए। सीमांत लागत वक्र और परिवर्ती लागत वक्र को किस बिंदु पर काटता है? तो ये जो है कि न्यूनतम बिंदु पर क्या करती है? काट देती है। इस फटाफट इसे लिखते चलें आप लोग। निम्न में से कौन वक्र अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का होता है? तो कुल स्थिर लागत, कुल लागत, कुल परिवर्ती लागत, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स कुल स्थिर लागत वक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यू इकाई उत्पादन पर लागत माइनस क्यू माइनस इकाई उत्पादन लागत बराबर क्या होंगे? तो ये औसत लागत होंगे। क्या होंगे? ये औसत लागत। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 65। सीमांत लागत वक्र एवं औसत लागत वक्र दोनों किस आकार के होते हैं? उल्टे यू आकार के, एक्स के समांतर, उल्टे एस आकार के, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब है स्टूडेंट्स वो हो गए उल्टे यू आकार के। तो आप एक बार बुक में चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा। यदि सभी आगतों में टी इंटू टी से ना टी वन से ग्रेटर देन है गुनी वृद्धि होती है, जिसमें उत्पादन टी गुना बढ़ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? आप देखिए ध्यान से। इसे कहेंगे वर्तमान पैमाने का प्रतिफल। कॉब डगलस उत्पादन फलन Q इज इक्वल टू x1a इंटू x2b में यदि ये अल्फा इंटू बीटा से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा हो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा 1 से बड़ा हो, तो यह क्या दर्शाता है? आपको ये सही जवाब देना है। तो ये स्थिर पैमाने का प्रतिफल को क्या कर देता है? दर्शा देता है। निर्गत में शून्य का स्तर कुल लागत, सीमांत लागत, स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत, या इनमें से कोई? जल्दी जल्दी इसका तैयारी करें आप लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुल परिवर्ती लागत। देखो यहाँ पे है आपका कुल लागत है ना, कुल क्यू। यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये जो होता है ये क्या कहला जानते हो? ये संपूर्ण है ना, कुल लागत होता है। ठीक है, इसको हम लोग कुल बोल देते हैं, टोटल। अब देखिए औसत लागत है या कुल परिवर्ती लागत है या फिर आपका सीमांत लागत है, इनमें से कोई नहीं? बताइए। 69 नंबर। तो इसमें से औसत लागत हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? औसत लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर। अल्पकाल औसत स्थिर लागत वक्र की ढाल क्या होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है? तो आपको सही जवाब जो इसमें बताना है, क्या बताना है? सही जवाब। गलत तो बता नहीं सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। अल्पकाल औसत स्थिर लागत वक्र की ढाल क्या होती है? वो अल्पकाल में धनात्मक होती है, याद रखना। सरकार आय के वितरण को बदलने के लिए क्या करती है? सरकार आय के वितरण को बदलने के लिए क्या करती है? ये आपको दिमाग में सेट करना है पहले, है ना? तो सरकार जो कि आय के वितरण को बदलने के लिए धनी धनी से अधिक कर लेता है, ऐसा नहीं। गरीबों पर अधिक खर्च करता है, ऐसा नहीं। सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान करता है, ऐसा नहीं। देखो ऐसा तो है, लेकिन अब देखो ये भी आंसर सही है। यहाँ पर देखो ध्यान से।
अगर सरकार आय के वितरण को अगर बदलेगा तो धनी से भी कर लेगा, वो तो सही बात है। गरीबों पर अधिक खर्च करेगा, ये भी सही बात है। सार्वजनिक वस्तुओं पर प्रावधान कर, सही है बात है। लेकिन यहाँ सभी आंसर ये सही है, तो डी नंबर आप कर रही करेंगे ना इनमें से सभी। पूंजीगत प्राप्तियों की सबसे मुख्य मद क्या है? बाजार ऋण, लघु बचतें, सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर की बिक्री से आय, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसे ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें होगा सार्वजनिक, सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर की बिक्री से आय। 73 देखिए, राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या भाई? राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य जो है कि वो है निर्गत में वृद्धि है। अच्छा, उच्च रोजगार स्तर पर प्राप्त करना, ये भी है। आय में वृद्धि करना। राजकीय नीति का जो मुख्य उद्देश्य ये भी है, तीनों तो उद्देश्य इसका है ही, तो इसलिए डी नंबर सही है। सरकारी व्यय गुणक क्या होगा? सरकारी व्यय गुणक होगा देखो यहाँ पे दिया हुआ ना, इसको हम लोग ना एक अलग से चूज कर लेते हैं, ठीक है। कुल वाई, कुल टी, है ना, और यहाँ पे माइनस सी अपॉन वन माइनस सी, ठीक है। फिर कुल वाई है ना, कुल वाई, इसको टोटल वाई बोलते हैं। कुल वाई, कुल जी इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस सी, या एक या इनमें से कोई नहीं। तो सरकारी गुणक व्यय इसको क्या बोलेंगे? 74 नंबर में सरकारी गुणक व्यय का क्या होगा? यहाँ पे फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो इसका सही फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतुलित बजट गुणक का क्या मान होता है? संतुलित बजट गुणक के जो कि संतुलित बजट गुणक का जो मान होता है स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान में रखना है, वो होता है एक। क्या होता है? एक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, निम्न में से किससे अगली पीढ़ी को पर बोझ होगा? व्यय से, कर से, ऋण से, और इनमें से सभी? किससे होगा अगली पीढ़ी, मतलब आने वाला जो जनरेशन होगा वो किससे मतलब बोझ पड़ेगा? तो क्या व्यय से बोझ पड़ेगा, या फिर कर से, या फिर ऋण से? देखो, ऋण से भी कर बोझ होगा आने वाला पीढ़ी को, व्यय से भी होगा, है ना, व्यय मतलब खर्च से भी होगा, कर से भी होगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। परिसंपत्तियों जैसे मुद्रा, स्टॉक, बंध पत्र आदि का क्रय विक्रय का विवरण किस खाते में होता है? तो आप बताओ, चालू खाते में होता है, पूंजी खाते में होता है, या फिर आरक्षित खाते में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई चालू खाते में होता है। किसमें होता है? चालू खाते में। विनिमय दर में मूल्य ह्रास से क्या होगा? आयात होगा, निर्यात होगा, या पूंजी निवेश होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो 78 नंबर में जो है कि ये नंबर ही सही है। विनिमय दर में मूल्य ह्रास से क्या होगा? आयात होगा, ठीक है। खुली अर्थव्यवस्था का संतुष्ट संतुलन क्या होगा? खुली अर्थव्यवस्था के जो संतुष्ट संतुलन है वो क्या होगा? तो ये जो है आपका जो सही जवाब है, आप देख सकते हो, ध्यान से देखो, आपका इसमें से सही जवाब हो जाएगा, ए नंबर है y इक्वल टू सी प्लस आई। ए नंबर क्या है? y इक्वल टू सी प्लस आई। बी नंबर देखो क्या है? बी नंबर है y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। अच्छा, सी नंबर है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस वन, ये भी ये है। डी नंबर देखे, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान दें, इसका राइट आंसर आप लिख सकते हैं सी नंबर। आप यहाँ पे सी नंबर दे दीजिए, ठीक है, यही राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, निम्न में से कौन बड़ा है? खुली अर्थव्यवस्था का गुणक अथवा बंद अर्थव्यवस्था का गुणक? आप बताना है इनमें से कौन बड़ा है। तो ये नंबर आपका सही जवाब है स्टूडेंट्स, खुली अर्थव्यवस्था का गुणक। क्वेश्चन नंबर आपका 81 देखते हैं। अन्य आगत स्थिर हो तो किसी एक आगत के प्रयोग में वृद्धि की जाए तो सीमांत उत्पादन में परिवर्तन में क्या परिवर्तन होगा? गिरावट आती है, वृद्धि होती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब आपका जो होगा स्टूडेंट्स, तो अन्य आगत अगर स्थिर हो, अन्य आगत स्थिर हो तो आगत के प्रयोग में वृद्धि होगा, या सीमांत उत्पादन में क्या परिवर्तन होगा? सीमांत, ठीक है। तो भाई गिरावट आ जाएगी अगर अन्य आगत स्थिर हो, स्थिर रहती है। देखो, वृद्धि नहीं हो पाएगा भाई, गिरावट ही आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 82।
क्वेश्चन नंबर 82 है, दो आगतों के संयोगों का वह सेट जो समान निर्गत स्तर का उत्पादन करते हैं क्या कहलाते हैं? समुत्पाद वक्र, अनधिमान वक्र, समलागत रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा समलागत रेखा होगा। क्या होगा? समलागत रेखा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 देखते हैं, निम्न में किस आगत की मात्रा को दीर्घकाल में परिवर्तित किया जा सकता है? श्रम को, कच्चा माल को, मशीन को या इनमें से सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो श्रम को। ठीक है, श्रम से हम लोग दीर्घकाल तक अपना ना बिजनेस चला सकते हैं। ठीक है, लंबे समय तक। अ, सीमांत लागत वक्र और औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काटती है? उच्चतम बिंदु पर, न्यूनतम बिंदु पर, मध्य बिंदु पर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका न्यूनतम बिंदु पर। परिवर्ती अनुपात के नियम में किसके अनुपात में परिवर्तन किया जाता है? स्थिर एवं परिवर्ती आगतों के अनुपात में, सीमांत और औसत उत्पादों के अनुपात में, सीमांत और कुल उत्पादों के अनुपात में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब होगा स्टूडेंट्स याद रखना, इसका सही जवाब होगा स्थिर एवं परिवर्ती आगतों में अनुपात, आगतों के अनुपात में। यदि उत्पादन के कारकों में टी गुना वृद्धि की जाए, जिसमें उत्पादन में टी गुना वृद्धि हो, तो उसे क्या कहेंगे? वर्तमान अनुमान अनुमापी प्रतिफल या ह्रासमान अनुमापी प्रतिफल या स्थिर अनुमापी प्रतिफल या इनमें से कोई नहीं? आप बताओ इनको क्या कहेंगे? तो याद रखना स्टूडेंट्स, इनको वर्तमान अनुमापी प्रतिफल कहेंगे, वर्तमान अनुमापी प्रतिफल कहेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 में, जैसे जैसे निर्गत में वृद्धि होती है तो शुरू में अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र में क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें भाई इसमें भी वृद्धि हो जाता है। चलो 88 देखो, निम्न में से कौन समीकरण सही है? औसत परिवर्ती बराबर कुल परिवर्ती लागत बट्टे निर्गत, कुल परिवर्ती लागत बराबर औसत परिवर्ती गुना मात्रा, औसत लागत बराबर कुल लागत बट्टे क्यू, इनमें से सभी। आप इसका राइट आंसर क्या देंगे? आप आपने पढ़ा होगा तो ये आंसर आप औसत परिवर्ती लागत देखा होगा और बराबर होता है कुल परिवर्ती लागत बट्टे निर्गत। चलो क्वेश्चन नंबर 99 देखो, निम्न में से कौन वक्र किस वक्र को न्यूनतम बिंदु पर काटता है? सीमांत लागत वक्र को, सीमांत लागत वक्र, औसत लागत वक्र को, सीमांत लागत वक्र। देखो ये सब नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करेंगे, इसके लिए भी अलग से वीडियो बनाएंगे। सीमांत क्या है, कुल क्या है, मार्जिनलिटी क्या है, ये सब बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे स्टूडेंट्स। 89 नंबर फिर से पढ़िए, निम्न में से कौन वक्र किस वक्र को न्यूनतम बिंदु पर काटती है? तो आपने क्वेश्चन देख लिया, ध्यान से हर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है तभी जवाब देना है। तो ये जो सही जवाब ही है यहाँ पे सीमांत लागत वक्र और औसत लागत वक्र को। फर्म की कुल संप्राप्ति है ना, लाभ, संप्राप्ति लाभ होता है, एवं कुल लागत का अंतर क्या है? सीमांत लागत, औसत परिवर्ती लागत या न्यूनतम लागत, औसत लागत या लाभ? अब इसका सही जवाब देना है ना, इसका सही जवाब दे सकते हैं लाभ। लाभ आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक के जमा पर ब्याज की दर की अपेक्षा ऋण पर ब्याज की दर क्या होती है? अधिक होती है या बराबर होती है या कम होती है? इनमें से सभी। आपको खुद पता होगा भाई, अगर बैंक देखो क्या है, बैंक के जमा ब्याज की जब हम लोग जमा करते हैं उनकी ब्याज की दर पर जो ऋण पर ब्याज रहते हैं वो अधिक होता है। ठीक है, तो भाई इसीलिए ऋण नहीं लेना चाहिए, कर्ज जो लेते हैं ना वो बहुत बहुत बुड़ जाते हैं। यदि रिजर्व बैंक को उच्च शक्तिशाली मुद्रा में वृद्धि करनी हो तो वह क्या करेगा? आपको सही जवाब देना है, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करेगा या सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करेगा, नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करेगा या इनमें से कोई नहीं? आप इसका सही जवाब देंगे, सही जवाब तो आपका सी हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करेगा। चलो उसके बाद देखते हैं हम लोग 93, उपभोग फलन C इज इक्वल टू सी है ना बार प्लस सी वाई में सी क्या है? कुल सी अपॉन कुल वाई है या न्यूनतम जीवन यापन उपभोग है, स्वायत्त है या इनमें से सभी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम जीवन यापन उपभोग। निम्न में कौन भौतिक पूंजी स्टॉक नहीं है? मशीन, सड़क, भवन या फल? फल। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर होगा फल। ठीक है, 94 का। चलो ये भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 95, y इक्वल टू सी बार प्लस आई बार प्लस जी प्लस सी है ना, ब्रैकेट में है y माइनस आई बार में कौन स्वायत्त पद है? सी है, बी है, जी है, सी बार है, बी नंबर में आई बार है, जी है या डी? कौन है बताओ 95 में? तो इसका याद रखना, ये देखो स्वायत्त की बात किया जाए तो ये भी है। ठीक है, ये भी है,
ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। ये इसलिए है कि मतलब ये तीनों है इसीलिए, ठीक है। चलो, उपभोग फलन C इज इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई में C का क्या मान होता है भाई? C का क्या मान होता है आपको ये बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, C का मान जो होता है वो शून्य से अधिक भी होता है, एक के बराबर भी होता है, एक से कम भी होता है। समझ में आ गया? इसलिए डी नंबर सही होगा इसमें भी। यदि सीमांत उपभोग परिवर्ती एक हो तो गुना क्या मान होगा? शून्य होगा, एक होगा, या 1000 होगा, या असीम होगा? आप बताइए इसका सही जवाब। तो वो एक ही होगा स्टूडेंट, क्या होगा? एक होगा। प्रभावी मांग सिद्धांत में 45 डिग्री रेखा पर क्या दर्शाती है ना? y बराबर ए डी, या बी डी ए डी बराबर ए एस, या बाजार संतुलन रेखा, या क्या इनमें से सभी। तो 98 नंबर में आप जो बोलेंगे ना, ये बाजार संतुलन को दिखाता है। क्या दिखाता है? बाजार संतुलन को 45 डिग्री में। चलो 99 देखते हैं। या यदि सीमांत बचत परिवर्ती बढ़ जाती है तो बचत की मात्रा में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ेगा, स्थिर रहेगा, घटेगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? क्या होगा? आप दिमाग लगाएं थोड़ा। तो जब सीमांत बचत वृद्धि परिवर्ती बढ़ जाती है तो क्या कहते हैं, बचत की मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो बढ़ते बढ़ते हुए होता है, ठीक है। लास्ट नंबर है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव हमारा। जिन परिवर्तनों की परिभाषा एक निश्चित काल बिंदु पर की जाती है तो वो क्या कहलाती है? ये सोचिए जरा। स्ट्रक्चर कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? स्ट्रक्चर कहलाती है। इस तरह से मैंने 100 जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस ईयर के बन रहे हैं ना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मतलब अच्छे तरह से करवा दिया है। इसका अच्छा से प्रिपेयर कीजिए हो सके। और ये क्वेश्चन पेपर लेके आऊं तो 2 क्वेश्चन पेपर को आपको करना है। अब एग्जाम को स्कूल में जो भी पढ़े हैं उन सभी नोट्स का प्रिपेयर जल्दी से कर लें। अगर आप करते हैं ना, एग्जाम में आपका कौन नंबर काटेगा भाई? अच्छा नंबर आप लाओगे, अच्छा नंबर लाने वाले हो। सेक्शन बी में जो भी क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इनका जल्दी से तैयारी करें, इनको गूगल से भी डाउनलोड कर सके, इसका आंसर ले जाकर अपने बुक में इसका आंसर ढूंढे, ठीक है। उसके बाद इसका तैयारी करें जल्दी जल्दी। और नहीं होगा तो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो अलग से फिर सेक्शन बी का भी बना दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसी तरह से मेहनत कीजिए। चलो देख लीजिए फटाफट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, दो क्षेत्रक अर्थव्यवस्था में संतुलन की क्या शर्त है? दूसरा है, ऋण के बोझ से आप क्या समझते हैं? तीसरा, राजस्व घाटा क्या है? चौथा है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा फर्मों को कीमत स्वीकारक क्यों कहा जाता है? साइड में आंसर भी, मार्क्स भी दिया हुआ, कितना मार्क्स मिलेंगे। बाजार संतुलन को चित्रित कीजिए। एकाधिकार बाजार की दो विशेषताओं को संक्षेप में वर्णन की। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एग्जाम में आने की बहुत अधिक चांस है, इसीलिए जल्दी तैयारी करें इसे। पूरक वस्तु क्या है? उदाहरण दे। ऐसा मांग वक्र चित्रित करें जिससे कीमत की लोच है ना, ई बराबर क्या हो जाए? 1 हो। मांग की कीमत लोच क्या है? लेन देन के लिए मुद्रा की मांग का समीकरण लिखें। 11 नंबर में है, मांग जमा को परिभाषित करें। 12 नंबर में है, बैंक किसी व्यक्ति को किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा ऋण देता है, ये बताना है आपको प्रोसेस। ह्रासमान सीमांत का उत्पादक नियम क्या है, ये बताना है। औसत परिवर्ती लागत वक्र चित्रित करें। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी प्रतिस्पर्धा फर्म की कीमत रेखा को चित्र द्वारा दर्शाएं। क्या प्राकृतिक संपदा से संपन्न देश ही धनी होता है, ये बताना है आपको। 2 नंबर का आंसर है। 2 नंबर मिलेंगे इसमें। दो स्टॉक चरों एवं दो प्रभाव चरों के नाम लिखें। निवेश से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकार बता दें। अर्थशास्त्र में भूमि से आप क्या समझते हैं, ये बता दें। अर्थशास्त्र में प्राकृतिक संसाधनों के क्या उपयोग हैं, ये बताना है। चलो अब ये तो हो गया आपका 2 नंबर वाला। वैश्विक महामंदी में क्या हुआ था, ये भी 2 नंबर में। 20 क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। विनिमय दर को रुपया और डॉलर के संदर्भ में परिभाषित। एक्स्ट्रा दिया ये। व्यापार घाटा से आप क्या समझते हैं, ये सब एक्स्ट्रा दिया है। खुली अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बताओ कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन। सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जल्दी तैयारी करें। बजट रेखा को परिभाषित करें। उपभोक्ता अधिमान वक्र को चित्रित करें। मांग फलन क्या है, ये सब तैयारी जल्दी करें, ठीक है स्टूडेंट्स। बाजार अर्थव्यवस्था की दो विशेषताओं को संक्षिप्त में लिखिए। उत्पादन संभावना वक्र क्या है, दर्शाता है, ये बताया ना। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से क्या। तो इतना अच्छा भाई कर दिया है ना, बताओ। आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का आंसर देना है भाई, सभी क्वेश्चन को देखना, जो अच्छा लगे। मतलब कैसे बच्चा टॉप नहीं करेगा, कैसे बच्चा अच्छा नंबर नहीं लाएगा? इसीलिए जल्दी से प्रिपेयर कीजिए, जल्दी तैयारी कीजिए। अब दीर्घ है, इसमें 5 नंबर मिलने वाले हैं आपको, तो आपको अच्छा से जवाब देना है भाई। 100 से 200, 150 वर्ड, 120 वर्ड में आपको सही से देना है। क्या एक दो पेज नहीं लिख पाएंगे? समझ के लेंगे तो 2 पेज लिखेंगे। क्या सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि जन कल्याण में सुधार को दर्शाता है, व्याख्या करें, बताना है इसका। मुद्रा के प्रमुख कार्य का क्या है, बताना है। मितव्ययता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर इसका आंसर चाहिए, इनका वीडियो चाहिए, तो आप जरूर कमेंट करेंगे। सरकारी घाटे और सरकारी ऋण में क्या संबंध है, बताना है। अधिमान अनधिमान वक्र के द्वारा उपभोक्ता संतुलन को दर्शाइए। कुल लागत, सीमांत लागत एवं औसत लागत को चित्रों द्वारा दर्शाइए। एक प्रतिस्पर्धा फर्म के लाभ अधिकतमीकरण को चित्र द्वारा स्पष्ट करें।
निम्न निर्धारित कीमत की नीति को चित्र द्वारा दर्शाएं। तो ये हो गया हमारा खत्म पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखा दिया, करवा दिया है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी करवा दिए जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको दे दिया जो 2 मार्क और 5 मार्क्स के हैं। जल्दी इसका प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छा नंबर लाइए। स्टूडेंट चैनल में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने जितने भी दोस्त के पास शेयर कीजिए। तो आज यहाँ तक रखते हैं स्टूडेंट, चांस प्ले स्टूडेंट बोलो मेरे साथ, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।